हेलो प्यारे बच्चों, डाउटनेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है अमित वर्मा और हम लोग पढ़ रहे हैं अपना 8वां अध्याय चतुर्भुज। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखते हैं कि इस अध्याय की प्रगति कैसे हो रही है। इस अध्याय में हमने सबसे पहले चतुर्भुज के ही बारे में जाना था कि चतुर्भुज क्या होता है और चतुर्भुज बनता कैसे है। फिर इसके बाद हमने चतुर्भुज का कोण योग गुण के बारे में जाना। इसके बाद हमने चतुर्भुज के प्रकार के बारे में समझा। फिर इसके बाद हमने समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में पढ़ा और फिर इसके बाद हमने चतुर्भुज के समांतर होने के लिए एक अन्य प्रतिबंध पढ़ना है। फिर इसके बाद हमें मध्य बिंदु की प्रमेय पढ़नी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज की क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो भाई आज की क्लास में हम समांतर चतुर्भुज के गुण के बारे में पढ़ेंगे। समांतर चतुर्भुज के बारे में हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, गुण पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर दोहरान की बात की जाए, रिवीजन की बात की जाए कि हमने इससे पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, तो इससे पिछली क्लास में हमने चतुर्भुज के बारे में पढ़ा था। क्या होता है चतुर्भुज? तो मैंने आपको बताया था कि देखो बेटा, अगर आपके पास कितने बिंदु हैं? 4 बिंदु हैं। अब अगर वो चारों बिंदु कैसे हैं? संरेख हैं। और अगर आप उनको क्या करते हैं? मिलाते हैं, तो आपको क्या मिलेगी? एक रेखा मिल जाएगी। उन 4 बिंदुओं में से अगर एक बिंदु क्या होगा? असंरेख होगा। 3 तो ऐसे हो गए और चौथा एक अलग हो गया, तो उनको मिलाने से क्या मिलेगा आपको? त्रिभुज मिल जाएगा। उनको मिलाने से आपको त्रिभुज मिल जाएगा। और अगर 4 बिंदुओं में से 2 बिंदु क्या है? असंरेख हो गए। अभी तो क्या था? एक असंरेख था। अब क्या है कि अब 2 बिंदु अगर असंरेख हो गए तो इनको मिलाने पर आपको क्या मिलेगा बच्चा? इनको आपको मिलाने पे मिलेगा चतुर्भुज, यानी कि क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद बच्चों आगे बढ़े, बात करें कि भाई ये जो चतुर्भुज बन रहा है तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, इसमें कितने कोण हैं, इसमें कितने शीर्ष हैं। तो बेटा एक जो चतुर्भुज होता है इसमें देखो 1 2 3 4 4 होती हैं भुजाएं। फिर 4 क्या होते हैं? इसमें शीर्ष होते हैं। और 4 होते हैं इसमें क्या? कोण। 4 क्या होते हैं बेटा? इसमें कोण होते हैं। 1 2 3 4, ये 4 कोण है इसमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं चतुर्भुज का कोण योग गुण। अब कोई सा भी चतुर्भुज है, कैसा भी, हम ये नहीं कह रहे कि वो समांतर ही होना चाहिए, हम ये भी नहीं कह रहे कि वो समचतुर्भुज है, हम ये नहीं कह रहे कि वो आयत है, वर्ग है, समलंब है या पतंग है। कैसा भी चतुर्भुज है, कोई सा भी चतुर्भुज है, तो बेटा चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। जैसे ये आपके पास एक चतुर्भुज है तो इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण, इसका ये वाला कोण और इसका ये वाला कोण, इन चारों कोणों का योग कितना होगा बेटा? 360 डिग्री होगा। ठीक है, चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री, 360। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपके पास एक कोई इस प्रकार का चतुर्भुज है। ध्यान दीजिए, अगर कोई ये चतुर्भुज है तो इसके भी चारों कोणों का योग क्या होगा? इसके भी चारों कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, चारों कोणों का योग उसके भी 360 डिग्री ही होगा, कैसा भी चतुर्भुज हो। ठीक, चलिए अब इसके बाद बात करते हैं हम चतुर्भुजों के प्रकार के बारे में, जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था कि देखो क्या होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। समांतर चतुर्भुज हम किसे कहते हैं? देखिए हमारे पास क्या है, ये कोई चतुर्भुज है इस तरीके से, यहां से यहां और यहां से यहां, ये हमने इसको मिला दिया। अब क्या है, मान लो कि ये वाली जो भुजा है वो इसके समांतर है और जो ये वाली भुजा है वो इसके समांतर है। ठीक है, अगर चार जो आमने सामने वाली भुजाएं हैं वो आपस में क्या है? समांतर हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं बच्चों? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसकी आमने सामने की दोनों भुजाएं क्या है? समांतर हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज। अगर क्या होता है कि समांतर में से, मतलब जो 4 भुजाएं हैं उनमें से केवल 2 ही समांतर हैं। ध्यान दो बेटा, अगर समांतर भुजाओं में से केवल 2 ही क्या है बच्चों? समांतर है, तब क्या होगा? जैसे ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर है ना? ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? समांतर है, पर ये दोनों भुजाएं तो समांतर नहीं है। समझ रहे हो?
ये जो दोनों भुजाएं हैं ये दोनों आपस में समांतर हैं, लेकिन ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? तो हम ये कहेंगे कि भाई क्या ये समांतर चतुर्भुज है? नहीं। अगर 4 भुजाओं में से केवल 2 ही भुजाएं समांतर हैं तो उसको हम कहते हैं बच्चों समलंब चतुर्भुज। उसको हम लोग क्या कहते हैं? समलंब चतुर्भुज कहते हैं। और ये हमारा कौन सा चतुर्भुज है? ये हमारा समांतर चतुर्भुज है तो ये भी चतुर्भुज है, ये भी चतुर्भुज, लेकिन ये समलंब है और ये समांतर है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था आयत के बारे में। ये देखिए आयत कुछ इस तरीके का होता है जिसमें क्या होता है बेटा, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और चारों के चारों कोण भी कितने कितने डिग्री के हैं? चारों के चारों कोण भी 90-90 डिग्री के हैं। तो वो क्या है? वो क्या है बेटा? हमारे पास आयत है। और एक होता है बेटा वर्ग। वर्ग जो होता है वो आयत की विशेष स्थिति होती है। ये देखिए कुछ ऐसे। अब इसमें ये वाला कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है, ये कोण भी 90 डिग्री है। चारों के चारों कोण 90-90 डिग्री के हैं, है ना। चारों कोण जो है बच्चों वो 90-90 डिग्री के हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे बच्चों क्या? इसको हम कहेंगे, अब देखो ये वाली भुजा इसकी इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, फिर ये भुजा इसके बराबर है, फिर ये वाली भुजा इसके बराबर, फिर ये वाली भुजा इसके बराबर। तो मतलब चारों भुजाएं भी आपस में बराबर है, चारों कोण भी आपस में बराबर है। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे बच्चों वर्ग। और इसके बाद आता है हमारे पास समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में भी क्या होता है बेटा? आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ये देखो ये कुछ इस तरीके की होती है कि इसकी ये वाली जितनी भुजा है वही ये है, वही ये है और वही ये है, ठीक है। और ये भुजाएं आपस में क्या होती है बच्चों? ये भुजाएं आपस में समांतर भी होती हैं। मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली जो भुजा है वो इसके समांतर। ये भुजाएं आपस में समांतर भी होती हैं, बराबर भी होती हैं, लेकिन कोण के बारे में यहाँ कुछ नहीं कह सकते, कोण कितना भी हो सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों एक चतुर्भुज और बचा जो कि है पतंग। तो पतंग को आपने देखा ही है कि वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा? जो आसन्न भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। ये देखो पतंग में जो आसन्न भुजाएं होती है बच्चों वो आपस में बराबर होती है। जैसे ये है, अब इसमें आप क्या देख पा रहे हो कि ये वाली भुजा इसके बराबर है और ये नीचे वाली भुजा इस नीचे वाली भुजा के बराबर है। आसन्न भुजाएं, अगल बगल वाली जो भुजा है, बराबर बराबर वाली जो भुजा है वो आपस में बराबर होती है। तो इसको हम लोग कहते हैं पतंग। इसको हम क्या कहते हैं? पतंग कहते हैं। और ये है आपका समचतुर्भुज। समचतुर्भुज। अब आपको इनके जो गुण हैं उसके बारे में पता होना चाहिए। देखो समांतर चतुर्भुज के गुण तो हमें पढ़ने ही है एक एक करके, वो तो हम डिटेल में पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। समलंब के बारे में बता दूं कि समलंब में केवल एक भुजाओं का युग्म आपस में समांतर होता है। आयत में चारों भुजाएं आपस में नहीं बराबर होती, केवल आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं जो आमने सामने हैं, और वही समांतर भी भुजाएं होती हैं। आमने सामने वाली भुजाएं समांतर भी होती हैं, इसलिए आयत जो है वो एक समांतर चतुर्भुज भी है। इसके बाद वर्ग के बारे में बात करें तो बेटा वर्ग में क्या होता है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर, और आमने सामने वाली भुजाएं क्या होती हैं? समांतर भी होती हैं। चारों कोण 90-90 डिग्री के होते हैं, ठीक। और वर्ग भी क्या होता है? एक समांतर चतुर्भुज होता है, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। अगर समचतुर्भुज की बात की जाए तो समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, लेकिन इसके कोण यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं। ये जैसे वर्ग में तो 90 डिग्री के ही होंगे, पर यहाँ पर कुछ भी हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि इसमें भी आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, ठीक। तो ये भी क्या हुआ? एक समांतर चतुर्भुज ही हुआ। बस इसमें बात ये हो जाती है कि चारों भुजाएं आपस में बराबर हो जाती हैं। अच्छा, पतंग के बारे में बात की जाए तो पतंग बेटा समांतर चतुर्भुज नहीं होता। जैसे समलंब जो है समांतर चतुर्भुज नहीं है, ऐसे ही पतंग भी समांतर चतुर्भुज नहीं होता। क्यों?
क्योंकि इसमें देखो कोई समांतर भुजा ही नहीं है, इसमें तो कोई समांतर भुजा ही नहीं है, और समलंब में केवल एक भुजा होती है समांतर का, बाकी दूसरा तो नहीं होता ना, तो इसलिए। चलिए, इतनी बात हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके थे। अब हम खास तौर पे समांतर चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर समांतर चतुर्भुज के बारे में बात की जाए, समांतर चतुर्भुज का गुण क्या है बेटा? देखो, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, देखिए समांतर चतुर्भुज हम कहते ही कब हैं? समांतर चतुर्भुज हम तब कहते हैं जब इसकी आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के क्या होती हैं? समांतर होती हैं। जैसे ये वाली भुजा इसके समांतर और ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर होगी, ठीक है, तब उसको हम क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं, जब भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समांतर होती हैं। दूसरी बात कि इसकी जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर, और ये वाली जो भुजा है वो इस भुजा के बराबर होगी। अब यही सारे एक एक गुण हमें एक एक करके पढ़ने हैं। चलो, तो पहला गुण देखते हैं बच्चों, वो है हमारी पहली प्रमेय, और इसमें क्या कह रहे हैं? किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है। विकर्ण कब बनता है बेटा? देखिए, विकर्ण के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। अब अगर जब हम यहां पर आमने सामने के शीर्षों को जोड़ते हैं, जो अगल बगल के शीर्ष नहीं है, भाई जैसे ये एक शीर्ष ये हो गया, एक शीर्ष ये हो गया, तो जब इनको मिलाया जाता है, आमने सामने के शीर्षों को जब मिलाया जाता है, तब जाकर हमें दो त्रिभुज मिलते हैं। एक ये त्रिभुज मिल गया और एक ये त्रिभुज मिल गया, तब जाकर के हमें दो त्रिभुज मिलते हैं। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री होगा, है ना भाई? ये भी त्रिभुज है तो इसके भी तीनों कोणों का योग 180, ये भी त्रिभुज है इसके भी तीनों कोणों का योग 180। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या हुआ बताओ बेटा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो गया फिर 360 डिग्री। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना हो गया? 360 डिग्री हो गया, ठीक। अब इसके बाद पहली जो हमारी प्रमेय है वो देखते हैं। ये कह रहे हैं कि अगर किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में क्या करता है? बांटता है। तो चलिए, एक यहां पर हम चतुर्भुज बनाते हैं जो कि कैसा होगा? समांतर होगा। ये एक समांतर चतुर्भुज है ना? इसकी ये वाली भुजा इसके समांतर है और इसकी ये वाली भुजा जो है वो इस भुजा के समांतर है, ठीक है। अब क्या है बेटा? अगर मैं यहाँ पर एक विकर्ण खींचता हूं, है ना, देखो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक विकर्ण खींचा, ये रहा, है ना, ये मैंने एक विकर्ण खींचा, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी, है ना, ए बी सी डी। तो अब आपको, जब आपने एक विकर्ण खींचा तो आपको दो त्रिभुज मिले। अब ये जो दोनों त्रिभुज है, ये इसके बारे में कह रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? सर्वांगसम है। तो बेटा देखो, समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब जो ए बी है वो सी डी के समांतर है और जो बी सी है वो ए डी के समांतर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि भाई देखो, ए बी भुजा किसके समांतर है? ए बी भुजा जो है वो डी सी के समांतर है, और ए डी भुजा किसके समांतर है? ए डी भुजा जो है वो बी सी के समांतर है, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो आप जानते हैं कि जब दो भुजाएं होती हैं, है ना, जो आपस में क्या होती हैं? समांतर होती है। देखो, हमने रेखाएं और कोण में पढ़ा है कि ये दो भुजाएं समांतर है और एक तिर्यक रेखा उन्हें क्या कर रही है? काट रही है। दो भुजाएं, ऐसे दो रेखाएं जा रही हैं जो कि समांतर है, और तिर्यक रेखा उन्हें अगर काट रही है तो एकांतर कोण बनते हैं, और समांतर रेखाओं के लिए एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसका मतलब जो इसका ये वाला कोण होगा वो इसके इस कोण के बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या बोलेंगे कि त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज? ए डी सी तथा त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एडीसी और एबीसी में क्या खास बात है बेटा? देखो, यहां पर हम बोलेंगे कि कोण सी बी ए सी, कोण बी ए सी बराबर है, किसके बराबर है? कोण, कौन सा कोण?
DAC ये बराबर है कोण DCA के, है ना, ये बराबर है कोण D, या इसको आप कह लो ADC, है ना, DAC के, सॉरी DCA के। DCA के ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से बेटा आप एक बात देखो कि जो ये वाली रेखा है वो भी तो इसके क्या है, समांतर है ना। आप देखो ना, जब ये वाली जो रेखा है वो ये इसके भी तो समांतर है, ठीक है। तो एक चीज ये हो गई। अब क्या होगा, और जब ये वाली रेखा इसके समांतर है और यहाँ पर ये तिर्यक रेखा क्या किसका काम कर रही है, इन दोनों रेखाओं को काटने का काम कर रही है, तो क्या होगा, जो ये वाला कोण होगा वो किसके बराबर होगा, वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो क्या बनेंगे बेटा, एकांतर कोण बनेंगे। ये भी तो क्या है, एकांतर कोण है ना। तो हम बोलेंगे कि कोण कौन सा, कोण है आपका ACB, और ये किसके बराबर है, ये बराबर है कोण CAD के, कोण CAD के, ये कोण CAD के बराबर है, ठीक है। और एक बात और समझिए बेटा कि ये जो AC जो आपने विकर्ण खींचा है, ये जो आपने AC यहाँ पर विकर्ण खींचा है, ये AC विकर्ण दोनों ही त्रिभुजों में है, इस त्रिभुज में भी है और इस त्रिभुज में भी है। मतलब हम कह सकते हैं AC उभयनिष्ठ भुजा है, तो AC बराबर क्या हो जाएगा, AC, ये आपकी हो गई उभयनिष्ठ भुजा। ये क्या है बच्चों, ये उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है। और ये क्या है, आप यहाँ पे लिख सकते हैं एकांतर कोण, एकांतर कोण है इसलिए बराबर है। और यहाँ पर भी यही कहानी आ जाएगी कि ये एकांतर कोण है इसलिए आपस में बराबर है। अब जरा ध्यान दो, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में, जो इससे पहले हमने चैप्टर पढ़ा है त्रिभुज, तो उसमें क्या होता है, अगर कोई दो त्रिभुज हैं जिसमें दो कोण और उनके बीच की भुजा, और ये देखो दो कोण और उनके बीच की भुजा आपस में बराबर है, तो कौन सी कसौटी से, बताओ बच्चों, कौन सी कसौटी से, ASA सर्वांग समता की कसौटी से, ASA सर्वांग समता कसौटी से, ASA सर्वांग समता कसौटी से क्या होगा, ये जो दोनों त्रिभुज हैं ADC, त्रिभुज ADC सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज CBA के, ये किसके सर्वांगसम हो जाएगा, त्रिभुज CBA के, ठीक। और अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं तो बस यही तो हमें सिद्ध करना था। उन्होंने यही तो कहा था कि विकर्ण जो है उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, बस यही तो आ गया, ये विकर्ण था AC, तो ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, यही हमें सिद्ध करना था, कहानी खत्म। यही तो हमें सिद्ध करना था कि ये इसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांटता है, ये देखो दोनों सर्वांगसम है त्रिभुज आपस में, बस। तो समझ में आया सबको कैसे करना है, ठीक है। सर्वांग समता की कसौटी यहां आके लगी है, जो हमने त्रिभुज वाले चैप्टर में पढ़ी थी। चलिए अगला देखते हैं। इसके बाद दूसरी प्रमेय क्या कहती है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एक जो समांतर चतुर्भुज होता है उसकी सम्मुख भुजाएं आपस में, ये सारे समांतर चतुर्भुज के गुण हैं। तो चलो देखो इसको क्या है। अभी देखो ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, ध्यान देना। तो ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर है और ये वाली भुजा जो है वो इसके समांतर है। वो कह रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। कैसे सिद्ध करेंगे इस चीज को, देखो मैं यहाँ पर फिर से एक विकर्ण खींचने जा रहा हूं, है ना। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक विकर्ण खींचा, ठीक। अब क्या होगा, ये आपका A हो गया, ये आपका मान लीजिए कि B हो गया, ये C हो गया और ये मान लीजिए कि D है।
अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या सिद्ध किया बेटा कि जो सर्वांगसम त्रिभुज होता है उसका विकर्ण जो मतलब जो समांतर चतुर्भुज होता है उसका विकर्ण क्या करता है, उसे दो सर्वांगसम त्रिभुजों में बांट देता है। मतलब ये वाला त्रिभुज जो है इसके सर्वांगसम है, यही तो मतलब हुआ ना इसका। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि जो त्रिभुज है कौन सा ए डी सी, ये क्या है, ये सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के, बताओ ये किसके सर्वांगसम है, ये सर्वांगसम है सी बी ए के, ये सी बी ए के सर्वांगसम है। ठीक है, अब जब ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है बेटा कि जो है ना, ये हम यहां पर सिद्ध कर चुके हैं, आप लिख सकते हैं सिद्ध कर चुके हैं, और कैसे सिद्ध किया है वो आप जानते हैं। ठीक है, अब क्या है बेटा देखो कि अगर ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनकी सारी की सारी चीजें आपस में बराबर होंगी। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सीपीसीटी से, सीपीसीटी का मतलब तो सबको पता है, सीपीसीटी का मतलब क्या होता है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों से, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भागों से। तो उससे क्या होगा कि देखो जो इनकी मतलब जो इनकी संगत भुजाएं हैं वो आपस में बराबर होंगी। अब जरा संगतता को जांच करो, देखो ए के संगत कौन, सी, ए के संगत कौन है, सी है, और सी के संगत ए है। ठीक है, फिर डी के संगत कौन, बी, देख लो डी के संगत कौन है, डी के संगत बच्चों बी है, और सी के संगत कौन आ रहा है, ए, वो तो हमने लिख ही लिया। ठीक है, सी के संगत कौन है, ए है। तो इसका मतलब अगर मैं क्या कौन सी भुजा लिखता हूं, अगर मैं ए बी भुजा लिखता हूं, अगर मैं इधर वाले त्रिभुज की ए बी भुजा लिखता हूं, या मान लो इस त्रिभुज की एडी भुजा लिखता हूं, अगर मान लो मैंने एडी भुजा लिखा तो ए के साथ में कौन आएगा, सी आएगा, और डी के साथ में कौन आएगा, बी आएगा। तो आप इसे लिखोगे सी बी, यानी एडी बराबर होगी किसके, सी बी के। एडी भुजा किसके बराबर है, एडी जो है वो सी बी के बराबर है, एडी भुजा सी बी के बराबर है। बिल्कुल सही बात है, आमने सामने की भुजाएं दोनों बराबर है। और अगर मैं लिखता हूं कौन सी भुजा, अगर मैं लिखता हूं सीडी भुजा, है ना भाई, मैं सीडी भुजा अगर लिखता हूं तो सीडी किसके बराबर होगी, सी किसके संगत है, ए के, तो पहले आया ए, डी किसके संगत है, डी संगत है बी के, तो यानी कि आ गया बी, तो सीडी बराबर होगी ए बी। तो ये जो सीडी भुजा है ये ए बी भुजा के बराबर है। ये दोनों भी तो आमने सामने वाली भुजाएं हैं, बताओ, ये दोनों भी तो आमने सामने वाली भुजाएं हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर है। वही तो ये प्रमेय कह रही है कि किसी समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, हो गई बराबर, सिंपल, दैट्स इट, हो गया। ठीक, क्योंकि त्रिभुज सर्वांगसम है तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि भुजाएं भी आपस में बराबर होंगी, बस यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गई आपकी दूसरी प्रमेय। सबको क्लियर है, कोई डाउट किसी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आती है प्रमेय 3, इस चैप्टर की तीसरी प्रमेय, जो समांतर चतुर्भुज का एक गुण है। अब यहां क्या कहा जा रहा है, यदि एक चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर हो तो क्या होता है, वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। अगर कोई चतुर्भुज है जिसकी जो भुजाएं हैं उसका प्रत्येक युग्म आपस में क्या हो, सम्मुख भुजाओं का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर हो तो वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है। चलो देखते हैं कि क्या कर सकते हैं, कैसे। अब देखो ये नहीं कह रहे पहले से कि वो समांतर है चतुर्भुज, बस इन्होंने ये बताया है कि चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाओं का जो युग्म है वो बराबर है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखो जैसे ये वाली जो भुजा है वो यहां और ये जो है वो यहां, ऐसे। ठीक है, अब क्या है कि देखो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, अब हम यहां पर क्या कर सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जरा सोचो, बताओ क्या कह सकते हैं यहां पर हम। अगर बेटा मैं यहां पर एक विकर्ण खींच दूं, ध्यान दो,
अगर मैं यहाँ पर एक ये विकर्ण खींचूं तो क्या होगा, ये मैंने एक विकर्ण खींचा, अब इसका नाम क्या है, ए बी सी और डी, ए बी सी डी आपका एक चतुर्भुज हो गया। अब इसमें क्या है बेटा, देखो ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, और ये जो बीच वाली भुजा है, ये जो विकर्ण है, ये तो दोनों ही त्रिभुजों में है। ये तो क्या है, ये तो दोनों ही त्रिभुजों में है कि नहीं। तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे, हम यहाँ पर बोलेंगे कि देखो ए बी भुजा किस, अच्छा यहाँ पे दो त्रिभुज है, इन दोनों त्रिभुजों की कहानी देख लेते हैं। कौन कौन से त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी तथा त्रिभुज एडीसी तथा त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, बी ए सी, है ना, या कह लो कि सी बी ए में, इन दोनों त्रिभुजों में, इन दोनों त्रिभुजों में क्या खास बात है बेटा, कि जो एडी भुजा है, एडी भुजा किसके बराबर है, सीबी भुजा के बराबर है, एडी बराबर है सीबी के, ठीक। और जो उसकी ए बी भुजा है, ए बी भुजा किसके बराबर है, ए बी भुजा बराबर है सी डी भुजा के, ए डी भुजा सी बी के बराबर है और ए बी भुजा सी डी भुजा के बराबर है, बिल्कुल सही। अब जरा ध्यान दीजिए, ए सी भुजा जो है, ये जो बीच वाली भुजा है, ये तो इस त्रिभुज में भी है और ये तो इस त्रिभुज में भी है, दोनों में ही है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि AC बराबर है AC के। अब देखो एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के, संगत भुजाओं के बराबर है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है, ठीक है, ये भी हमें दिया हुआ है और ये उभयनिष्ठ है जो हमें चित्र से दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ये उभयनिष्ठ है। तो बेटा ये देखो क्या, कौन सा नियम लगेगा, ये हो गया आपका S, ये हो गया आपका S और ये हो गया आपका S, S S S, यानी कि भुजा 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 सर्वांग समता का नियम। तो S S S सर्वांग समता कसौटी से, S S S सर्वांग समता कसौटी से, एस 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 सर्वांग समता कसौटी से क्या हो जाएगा बच्चों, जो आपका त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है आपका, एडीसी, त्रिभुज एडीसी सर्वांगसम है किसके, त्रिभुज सीबीए के, त्रिभुज सीबीए के सर्वांगसम हो गया। अब यहां से संगतता देखो, देखो ए के संगत कौन, सी, है ना, ए के संगत कौन है, सी है, ठीक है, और डी के संगत कौन है, बी है, डी के संगत कौन है, बी है, या कह लो कि बी के संगत डी है। तो अगर मैं इस कोण के बारे में बात करूं, देखो जरा, अगर मैं इस कोण के बारे में बात कर रहा हूं, यानी कि कोण CAD, कोण CAD जो है वो किसके बराबर होगा बताओ, CPCT से, मैं ये बात कर रहा हूँ CPCT से, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होगा, ये वाला त्रिभुज इसके सर्वांगसम है, तो CPCT से CAD किसके बराबर होगा, कोण CAD ये किसके बराबर होगा, C के संगत है A के संगत है C और D के संगत है B, ये ACB के बराबर होगा, A ये रहा, C ये रहा, B ये रहा, यानी ये इस कोण के बराबर होगा। ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर आ रहा है। ये कब होता है, जब दो रेखाएं क्या हो, ये देखो, जब दो रेखाएं ऐसे समांतर जा रही हो और तिर्यक रेखा उन्हें काट रही हो, है कि नहीं, दो रेखाएं समांतर जा रही हो और तिर्यक रेखा उन्हें काट रही हो, ऐसा तो तभी होता है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये है आपका CPCT से, CPCT से ये कोण बराबर है, ठीक। और अगर ये कोण बराबर है, क्यों, ये कौन से कोण है, ये प्यारे बच्चों एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण है, और एकांतर कोण केवल और केवल समांतर रेखाओं के केस में ही बड़े होते हैं, मतलब बराबर होते हैं। एकांतर कोण समांतर रेखाओं के स्थिति में ही बराबर होते हैं। तो इसका मतलब BC जो है वो समांतर है AD के, हम यहाँ पे बोल सकते हैं इसलिए BC समांतर है AD के। अगर BC AD के समांतर है तो डेफिनेटली AB जो है वो CD के समांतर है।
इसका मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं अतः ए बी जो है वो समांतर है किसके, डीसी के। ए बी समांतर है डीसी के। बस यही हमें प्यारे बच्चों सिद्ध करना था कि जो अगर अब खुद देखो ना, अगर दो भुजाओं का युग्म आपस में समांतर आ रहा है, ये वाली भुजा इसके समांतर है, ये भुजा इसके समांतर है, तो एबीसीडी क्या हो गया, समांतर चतुर्भुज। उन्होंने हमें तो नहीं दिया था ना कि ये भुजाएं समांतर है, हमने सिद्ध किया है कि भुजाएं समांतर है। अगर हमने सिद्ध किया कि भुजाएं समांतर हैं तो फिर ये चतुर्भुज कैसा हुआ, समांतर हुआ। पहले से ये बात नहीं कही गई थी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर है प्यारे बच्चों। चलिए अगली प्रमेय देखते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। तो प्रमेय नंबर 8.4 क्या कहती है, ये कहती है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होते हैं। एक जो समांतर चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख कोण यानी सामने वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। ये भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा जैसे अभी हमने किया। तो क्या है देखो, ये आपके पास एक समांतर चतुर्भुज है, मान लो यहां से आपने यहां मिलाया और यहां से आपने यहां मिलाया। अब ये वाली भुजा इसके समांतर है। उन्होंने कहा है समांतर चतुर्भुज में, मतलब भुजाएं समांतर हैं, ये तो हमें पहले से ही पता है। समांतर चतुर्भुज में क्या है बेटा कि जो सम्मुख कोण है वो बराबर होते हैं। सम्मुख कोण, सम्मुख कोण कौन से, देखो फिलहाल मैं यहाँ पर एक विकर्ण खींचने जा रहा हूं। तो अब क्या होगा कि जो ये वाला कोण है वो इसके बराबर है, ये हमें दिखाना है। ठीक है, जो कि ये वाला कोण है वो उस कोण के सामने वाले कोण आपस में बराबर है। तो इसको हम कह सकते हैं ए बी सी डी। अच्छा, अभी अभी हमने सिद्ध किया है कि ये वाला जो त्रिभुज है इसके क्या है, सर्वांग सम है। सिद्ध कर चुके हैं ना अभी। तो क्या बोलेंगे, त्रिभुज ए डी सी है ना, क्या है, सर्वांग सम है किसके, त्रिभुज, कौन से त्रिभुज के, सी बी ए के। सी और बी और ए, सी बी ए के क्या है, सर्वांग सम है। ये अभी हम सिद्ध कर चुके हैं। आप यहाँ पे चाहो तो लिख सकते हो कि ये हम सिद्ध कर चुके हैं, कई बार सिद्ध कर दिया कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। ठीक, अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है तो संगतता के हिसाब से कोण बराबर कर दो। तो क्या होगा, देखो कोण जो है, अगर मैं बोलूंगा ए डी सी, कोण ए डी सी, तो ये किसके बराबर होगा, कोण सी बी ए के बराबर होगा। एडीसी कौन सा कोण, ये वाला, सीबीए कौन सा कोण, ये वाला। तो ये वाला कोण इसके बराबर है। अब अगर ये वाला कोण इसके बराबर है, अच्छा ठीक है, तो मैंने कोण लिखा कौन सा, ये वाला कोण इसके, है ना। अगर ये वाला कोण इस कोण के बराबर है तो डेफिनेटली जो आपका ये वाला कोण है वो इसके बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण जो है हमारा बी ए डी, कोण बी ए डी जो है वो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा कोण किसके, डी सी बी के, या बी सी डी कह लो, बी सी डी कह लो, बस ये। ठीक है, और आप चाहो तो इसको डीसीबी भी लिख सकते हो, इसको डीसीबी लिख दो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, डी सी और बी, ये सही है। देखो, तो समांतर चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं बेटा, यहां तक सबको क्लियर है। ठीक, इसके बाद अगली हमारी प्रमेय है, यदि एक चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो वो क्या होता है, वो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अब ये क्या कहानी है, अभी जो इससे पहले हमने पढ़ी प्रमेय ये उसकी बिल्कुल उल्टी है, विलोम है। अब पहले से ये नहीं कह रहे हैं कि जो चतुर्भुज है वो आपका समांतर है, वो कह रहे हैं कि कोण बराबर है। अब आप ये दिखा दो कि वो जो चतुर्भुज है वो समांतर है। तो कैसे करेंगे, अब देखो, एक हमने चतुर्भुज बनाया, ठीक, और इसमें हमने क्या किया, इसको हमने यहां से यहां मिलाया, इसको यहां से यहां मिलाया, और इसको हमने यहां से यहां मिलाया, एक हमने विकर्ण खींच लिया। ठीक है, इस बार चतुर्भुज का हम नाम देते हैं PQRS।
वरना बच्चे कहेंगे कि सर हर बार आप जो है ABCD लिखते हो। लो, इस बार हमने लिखा PQRS। अब क्या है बेटा, देखो वो कह रहे हैं कि जो ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर है और जो ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर है। ठीक है, ओके। अब कैसे इसको सिद्ध किया जाए, सवाल ये है, बताओ कैसे सिद्ध किया जाए इसको। सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म आपस में बराबर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। आप एक बात समझो बेटा कि देखो, जो ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर है, इस त्रिभुज में अगर बात की जाए तो, और ये वाली भुजा क्या है, दोनों में कॉमन है, ये वाली भुजा दोनों में कॉमन है। ठीक है, और फिर क्या है कि अब आपने क्या किया, इस कोण को एक तरह से जब आपने विकर्ण खींचा तो इस कोण को इसने आधा आधा कर दिया, मतलब जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, तो जितना ये वाला कोण होगा उतना ही ये वाला कोण होगा, क्योंकि ये क्या है, आपस में बराबर है। तो क्या होगा, अब ये कोण अगर आपस में बराबर है, ये वाला इसके ये वाला इसके, तो ये तो एकांतर कोण है। एकांतर कोण अगर आपस में बराबर है तो इसका मतलब वो रेखाएं कैसी होंगी, समांतर होंगी। फिर रेखाएं कैसी हो जाएंगी, समांतर हो जाएंगी। और समांतर रेखाओं के लिए क्या होता है बेटा कि भैया ये चतुर्भुज कैसा हो गया, समांतर हो गया। तो ये उसी तरह से हम इसको भी सिद्ध कर सकते हैं जैसे इससे हमने पहले सिद्ध किया है। ठीक है, आ रहा है सबको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चों बात करते हैं अगली जो हमारी प्रमेय है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें क्या कहा जा रहा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को परस्पर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब आधा आधा बांटते हैं। ठीक है, अब जरा देखना ये कहानी क्या है। ये आपका चतुर्भुज है, इसका हमने नाम दिया P Q R और S। ठीक है, उन्होंने कहा कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को, भैया यहाँ पे दोनों विकर्ण खींचने पड़ेंगे। ये पहला विकर्ण हुआ और ये दूसरा विकर्ण हुआ। हमने यहाँ पर दोनों विकर्ण खींच लिए। तो दोनों विकर्ण खींचने पर मान लो कि ये बिंदु O पर काटते हैं, ऐसा हमने माना कि ये बिंदु O पर काटते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जितना क्या होगा, जितना आपका OP होगा उतना आपका OR होगा, और जितना आपका OQ होगा उतना ही आपका OS होगा। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे, अब जरा देखो यहाँ पर बेटा दो त्रिभुज बन रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, दो त्रिभुज है यहाँ पर। कौन कौन से, वो दो त्रिभुज ये है कि एक त्रिभुज आपका ये है और एक त्रिभुज आपका ये है। ठीक है, अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या सिद्ध किया कि ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या है, सर्वांग सम है। तो मतलब ये क्योंकि अब भुजाएं तो आपस में क्या है, बराबर है ना, भुजाएं आपस में क्या है, बराबर है, क्योंकि समांतर चतुर्भुज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज कौन सा, ओ पी क्यू तथा त्रिभुज ओ आर एस में। ठीक है, OPQ तथा ORS में। अब क्या होगा बेटा जरा समझना कि जो आपकी ये वाली भुजा है वो इसके बराबर होगी, है ना। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो OPQ भुजा है, जो PQ भुजा है वो किसके बराबर है, RS भुजा के बराबर है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, और फिर जो ये वाला कोण है बेटा वो किसके बराबर होगा, इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये तो कौन से कोण है, ये तो आपके शीर्षाभिमुख कोण है, ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये आपस में बराबर होगा। इसका मतलब जो कोण है कौन सा, POQ, कोण POQ है वो बराबर होगा कोण ROS के। कोण POQ बराबर होगा ROS के, क्यों, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण है इसलिए बराबर है। और ये क्या है, समांतर चतुर्भुज की
भुजाएं हैं। ठीक है, अब एक बात समझो बेटा, ये वाली भुजा जो है वो इसके बराबर है, और एक बात और जरा ध्यान दीजिए कि ये जो आपने ये जो तिर्यक रेखा है और ये वाली रेखा इसके समांतर है, तो जाहिर सी बात है ये वाला कोण जो होगा वो इस कोण के बराबर होगा। होगा कि नहीं? होगा ना बराबर, क्योंकि ये एकांतर कोण है। बस ऐसे ही क्या होगा फिर कि जो ये वाला कोण है वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये क्या है? एकांतर कोण है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि कोण कौन सा? OPQ, कोण OPQ बराबर है कोण ORS के। कोण OPQ बराबर है कोण ORS के, और कोण कौन सा है? OQP बराबर है कोण OSR के। ये दोनों ही क्या हैं? ये दोनों ही बच्चों एकांतर कोण हैं। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं भाई, बात सीधी सी ये है। ठीक, अब अगर इन दोनों त्रिभुजों में सारे के सारे कोण इसके सारे के सारे कोणों के बराबर है, तो यहां पर हम बोल सकते हैं AAS सर्वांग समता की कसौटी से, AAS सर्वांग समता कसौटी से दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम हो गए। मतलब त्रिभुज OPQ सर्वांग सम है किसके? त्रिभुज ORS के। तो जब दो त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है तो जो उसकी बाकी की संगत भुजाएं हैं वो भी तो बराबर होंगी। जो इसकी बाकी की संगत भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। अब देखो, O किसके संगत है? O के। P किसके संगत है? R के। और Q किसके संगत है? S के। ठीक है, O संगत है O के, P संगत है R के, Q संगत है S के, है ना? तो अगर मैंने बोला कौन सा? अगर मैंने बोला OQ, अगर मैंने बोला OQ, तो OQ के लिए क्या हो जाएगा? O के लिए O और Q के लिए S, यानी OQ बराबर OS। OQ जो है वो OS के बराबर आ रही है, बिल्कुल सही है। अगर मैंने लिखा OP, अगर मैंने लिखा OP, तो P किसके संगत है? R के। तो O तो O के ही संगत है, और P जो है बेटा वो R के संगत है, मतलब OP बराबर OR और OQ बराबर OS। तो यानी कि जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण हैं वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आया सबको समझ में? सारे बच्चों को समझ में आ गया? समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। चलिए, इसके बाद बेटा अगली जो प्रमेय है वो क्या है? देखो, यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करें तो वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। अब ये उसी प्रमेय की क्या है? विलोम है, उल्टी है। तो इसको भी हम वैसे ही सिद्ध कर सकते हैं भाई। अगर विकर्ण क्या कर रहे हैं? समद्विभाजित कर रहे हैं, मतलब बराबर है भुजाएं, कोण शीर्षाभिमुख बराबर आ जाएगा, भुजाएं बराबर आ जाएंगी, तो कौन सी कसौटी लगा दोगे? SAS कसौटी लगा दोगे, तो बस दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। तो फिर क्या होगा? और अगर सर्वांग सम है त्रिभुज तो कोण बराबर, एकांतर कोण बराबर, तो फिर समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। तो ये प्रमेय उसी की तरह हो जाएगी, बिल्कुल जैसे वो है वैसी ये हो जाएगी। ठीक, अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग करते हैं क्या? क्विज। क्विज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा, ध्यान से सभी बच्चे आंसर करेंगे। तो क्विज का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। अगर एक चतुर्भुज के कोण क्रमशः 90, 77, 123 है तो उसका चौथा कोण क्या होगा? बताइए, चतुर्भुज का चौथा कोण क्या होगा? एक 90 है, एक 77 है और एक 123 है। चलिए अगला सवाल देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर 2। यदि एक चतुर्भुज के कोण क्रमशः 100 डिग्री, 88 डिग्री, 112 डिग्री है तो चौथा कोण बताइए क्या होगा? चतुर्भुज के चारों कोणों का योग यहाँ पे लग रहा है, बता दो। चारों कोणों का योग पता है आपको कितना होता है? बस वही लग रहा है यहाँ पे।
चलिए ठीक है, तो प्यारे बच्चों डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कितने कितने कोण हैं? देखो यहाँ पर आपको कोण दिए गए हैं, एक है 90, 77, 123। अच्छा ठीक है, 90 डिग्री, 77 डिग्री और 123, इन तीनों को जोड़ते हैं। पहले कितना आएगा? देखो 7 3 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 और 1 10, 10 और 7 और 2 कितना हो गया? 9, और हासिल लगा 1, 1 और 1 2, 290 डिग्री। अब 360 डिग्री होता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। चारों कोणों का योग 360, 360 में से क्या घटा दो? 290 घटा दो, तो ये आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री। ठीक है, तो इसका मतलब आपका सी विकल्प सही है। 70